प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके समक्ष आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 5 लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, पाठ का शीर्षक है बड़े भाई साहब और इसके लेखक हैं हिंदी साहित्य के बड़े ही सुप्रसिद्ध लेखक, रचनाकार, कथा सम्राट प्रेमचंद। तो बच्चों, पाठ का सार जानने से पूर्व हम प्रेमचंद के जीवन वृत्त पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। बच्चों, कथा सम्राट प्रेमचंद हिंदी एवं उर्दू के महानतम लेखकों में से एक हैं। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और इन्होंने पिता की मृत्यु के पश्चात अध्यापन कार्य आरंभ किया, किंतु सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के प्रभाव में, उस समय असहयोग आंदोलन का समय था, तो महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर इन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया और अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कलम की शक्ति से, अपनी लेखनी से देश सेवा आरंभ कर दी है। इन्होंने अपने लेखन का आरंभ उर्दू में नवाब राय के नाम से आरंभ किया, किंतु बाद में वे हिंदी में प्रेमचंद के नाम से मशहूर हुए। उपन्यास के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए बंगाल के सुविख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी। बच्चों, प्रेमचंद ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। मासिक पत्रिका हंस के माध्यम से उन्होंने भारत में प्रगतिशील साहित्य के लेखन और प्रकाशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रेमचंद आजीवन साहित्य साधना में लगे रहे। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। तो बच्चों, ये था प्रेमचंद का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आइए अब हम अपनी विषय वस्तु यानी कहानी बड़े भाई साहब पर चलते हैं। बच्चों, प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब में लेखक प्रेमचंद ने अत्यंत मनोरंजनपूर्ण एवं रोचक घटनाक्रम के माध्यम से पढ़ाई आनंद पूर्वक करना चाहिए, इस बात को दिखाया है, ना कि पढ़ाई को बोझ समझकर करना चाहिए। बच्चों, प्रेमचंद ने हमेशा अपने साहित्य में यथार्थ को स्थान दिया है और कई सामाजिक समस्याओं को पूरी सशक्तता और समर्थता के साथ उजागर किया है। तो आज की जो हमारी कथा वस्तु है, आज की जो हमारे कहानी की का विषय वस्तु है, यह भी एक बड़े ही ज्वलंत सामाजिक मुद्दों को यहाँ प्रेमचंद ने उठाया है, उजागर किया है। बच्चों, प्रेमचंद की यह सुप्रसिद्ध कहानी भी शिक्षा की रटंत प्रणाली की कमियों को उजागर करती है। साथ ही इस कहानी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती है, बल्कि इसके लिए जीवन का अनुभव भी जरूरी है। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक और उनके बड़े भाई साहब दोनों गांव से दूर शहर में रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करते थे। बड़े भाई साहब इनसे उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और 3 दर्जे यानी 3 कक्षा आगे थे। दोनों भाई के स्वभाव एवं आचरण में बहुत ही भिन्नता थी। यहाँ लेखक प्रेमचंद ने बड़े ही सशक्त शब्दों में दो विपरीत मानसिकता एवं आचरण के बच्चों के पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण एवं उनकी सफलता प्राप्त करने का विश्लेषण बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है और बड़े ही सुंदर शब्दों में दोनों के चरित्रों को उभारा है। लेखक लिखते हैं कि बड़े भाई बड़े धैर्यवान थे। वे जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। वे एक काम को करने में 2 साल भी लग जाए तो उसे भी सही समझते थे। उनका ऐसा मानना था कि नींव मजबूत होगी तभी तो उस पर इमारत मजबूत और सशक्त रूप से खड़ी होगी। तो बच्चों,
बड़े भाई बड़े अध्ययनशील भी थे, हरदम किताब खोलकर बैठे रहते थे। किंतु छोटे भाई यानी लेखक इसके विपरीत थे, बिल्कुल ही विपरीत थे। उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वे 1 घंटा भी किताब खोलकर नहीं बैठ पाते थे और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आकर खूब मस्ती करते थे। यहाँ लेखक ने बड़े ही सुंदर शब्दों में बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषण किया है कि छोटे बच्चे किस प्रकार से पढ़ाई को छोड़कर खेलों की ओर उन्मत्त रहते हैं। लेखक यहाँ लिखते हैं कि मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, तो कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे होते हैं, कभी फाटक पर सवार होकर रेलगाड़ी बनाकर आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे होते हैं बच्चे। तो ये था लेखक प्रेमचंद का बचपन, जो वे बड़े भाई से बचकर अपनी शैतानियाँ किया करते थे। किंतु कमरे में आते ही बड़े भाई का रौद्र रूप देखकर बिल्कुल ही शांत मौन हो जाते थे। उनके बड़े भाई उनका ख्याल रखना अपना कर्तव्य समझते थे और उनका हुक्म छोटे भाई के लिए कानून था। तो बच्चों, इस प्रकार से पूरी सशक्तता से बड़े ही अच्छे ढंग से लेखक ने यहाँ 2 विपरीत मानसिकता वाले बच्चों के चरित्र को उभारा है। यहाँ लेखक आगे लिखते हैं कि जब बड़े भाई उन्हें धमाचोकरी करते हुए पकड़ लेते थे तो उन्हें खूब खरी कोठी सुनाते थे और उन्हें अंग्रेजी पढ़ना कितना मुश्किल है यह भी बताते थे। उनकी लताड़ सुनकर और उनके बड़ी बड़ी बातें जो वे उन्हें बताते थे यह सुनकर और उनके गुस्से से, उनकी डांट से प्रेमचंद की आंखों में आंसू आ जाता था और वे कभी कभी बड़े निराश हो जाते थे और सोचते थे कि यहाँ समय बर्बाद करने से अच्छा है कि वे गांव चले जाएं, क्योंकि वे बड़े भाई की तरह अथक परिश्रम नहीं कर सकते थे, ना ही दिन भर वे किताब में आंखें फोड़ सकते थे। तो बच्चों, किंतु बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक पल को वे ऐसा सोचते तो दूसरे ही पल वे क्या करते थे, फिर वे पूरी तन्मयता के साथ, अपूर्ण विश्वास के साथ ऐसा सोचते कि वे अब अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अगले ही पल बड़े ही तन्मयता के साथ फिर से नया टाइम टेबल बनाते। किंतु यहाँ लेखक ने बड़े ही सावधानी से एवं सदैव मुहावरेदार शब्दों के माध्यम से बताया है कि बाल मन कितना चंचल होता है, कि लेखक यानी छोटे भाई टाइम टेबल तो बनाते किंतु उस पर एक भी दिन अमल नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें वह मैदान की सुखद हरियाली, कबड्डी के दाव पेंच आदि, उछल कूद, फुटबॉल में दौड़ना, यह सभी अनिवार्य रूप से अपनी ओर खींच ले जाती और वे सब कुछ भूल जाते। तो यह था छोटे भाई प्रेमचंद का मनोविश्लेषण। और बच्चों, और जब फिर से पकड़े जाते तो भाई साहब पुनः उन्हें नसीहत देते और उनकी फजीहत करते। किंतु इसी प्रकार से समय चल रहा था। एक बार जब वार्षिक इम्तिहान हुआ, जिसमें जब उसका परीक्षाफल घोषित हुआ, तो भाई साहब तो फेल हो गए। किंतु सबसे मजे की बात ये थी कि छोटे भाई यानी लेखक पास हो गए। सिर्फ पास ही नहीं, बल्कि वे कक्षा में अव्वल आए थे, यानी प्रथम स्थान। यह जब परीक्षाफल घोषित हुआ तो इससे लेखक भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने तो अथक परिश्रम किया नहीं था। तो उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तकदीर बड़ी अच्छी है, चाहे जो भी हो, बड़े भाई का फेल होना और छोटे का पास हो जाना। यह सोचकर ही लेखक थोड़ा आत्म अभिमानी हो चले। उन्हें थोड़ा दुख तो था, क्योंकि बड़े भाई बड़े निराश थे, किंतु वे अपने सुख में यानी सफलता की खुशी में बड़े ही खुश हो रहे थे और उन्हें
उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब बड़े भाई को उन्हें डांटने का, उन्हें बातें सुनाने का अधिकार नहीं है, और इस आत्माभिमान में वे थोड़े लापरवाह हो चले और बड़े भाई भी अब उसे ज़्यादा टोका टोकी नहीं करते, तो वे हमेशा खेल में लगे रहते थे। किंतु बड़े भाई बहुत दिनों तक उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते थे। फिर एक बार जब उन्होंने उन्हें अधिक मस्ती करते हुए पकड़ लिया, तो फिर से उन्होंने उन्हें नसीहत दी कि एक बार पास हो जाने से को उत्तीर्ण हो जाने को तुम क्या समझते हो कि तुमने कोई बड़ा तीर मार लिया। जब तुम मेरे दर्जे में यानी मेरी कक्षा में आओगे तब देखोगे कि यह पढ़ाई कितनी मुश्किल है। किंतु इसी प्रकार से चलता रहा और इसी प्रकार से फिर से दूसरे साल का वार्षिक इम्तिहान आ गया और बच्चों संयोग देखिए कि दूसरे साल भी प्रेमचंद के बड़े भाई पुनः फेल हो गए, किंतु लेखक फिर से कक्षा में प्रथम आ गए और इस बार तो वे फूले ना समा रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी तकदीर तो बड़ी अच्छी है और बड़े भाई साहब पूरे दिन किताबों में आंखें फोड़ते हैं और वह खेलते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में पढ़ते हैं, फिर भी वे अव्वल आते हैं। अब तो उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुमान हो चला था और वे सोचते थे कि अब तो बड़े भाई को बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार नहीं रहा। तो बड़े भाई भी बहुत ज़्यादा निराश थे और दुखी थे। वे अब खुद ही थोड़ा अपने ऊपर संयम रखते थे और लेखक को कम टोका टोकी करते थे। बच्चों, यहाँ लेखक ने बच्चों की बालोचित मनोदशा को उद्घाटित करते हुए कहा है कि मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। क्योंकि बच्चों ये दूसरे साल जब उनके भाई फेल कर गए थे तो अब दोनों भाइयों के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था। किंतु इस कमीने विचार को दिल से उन्होंने बलपूर्वक निकाल दिया। यहाँ लेखक को अपने इस विचार पर खुद ही पश्चाताप हो रहा है। यहाँ बच्चों लेखक ने बड़े ही उम्दा विचार का परिचय दिया है कि भाई तो दुखी हैं और मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ। यानी उन्होंने यहाँ भ्रातृ प्रेम को भी दर्शाया है। किंतु इस बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे और कई बार डांटने का अवसर पाकर भी वे लेखक को नहीं डांटते थे। शायद अब वे खुद ही समझने लगे थे कि उन्हें लेखक को अब डांटने का अधिकार नहीं रहा है। किंतु इससे छोटे भाई की सक्षमता और भी ज़्यादा बढ़ गई, उनका अभिमान और बढ़ गया। वो पढ़े ना पढ़े पास तो हो ही जाएंगे, ऐसी सोच, ऐसी बातें उनके दिमाग में घर कर गई थी। और अब तो उन्हें एक नया शौक भी हो चला था और वह शौक था कनकोए उड़ाने का। बच्चों, कनकोए आप समझते हैं किसे कहते हैं? पतंग उड़ाना। और ये तो आप सभी को भी बहुत पसंद होगा। पतंग उड़ाना, पतंग लूटना किसे पसंद नहीं है। आप सभी भी जरूर कटती पतंग के पीछे भागते होंगे उसे पकड़ने के लिए, और जब पतंग की पेंच लड़ाते होंगे तो बड़ा आनंद आता होगा, है ना। तो बच्चों, अब लेखक को भी कनकोए यानी पतंग उड़ाने का शौक हो चला था। किंतु एक दिन की बात है, संध्या के समय हॉस्टल से दूर लेखक एक कनकोआ अर्थात पतंग लूटने को बेतहाशा दौड़े चले आ रहे थे। यहाँ बच्चों बाल मनोदशा का बड़ा ही मनोहारी वर्णन लेखक ने किया है कि बचपन कितना निश्चल, उन्मुक्त, उन्मत्त होता है। उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है, वे बस अपनी मस्ती के आनंद सागर में हिलोरे लेते रहते हैं। तो यहाँ बच्चों की टोली जिसमें लेखक सबसे आगे थे, पतंग लूटने को उन्मत्त दौड़ी चली आ रही थी कि अचानक भाई साहब से उनकी मुठभेड़ हो गई। भाई साहब बाजार से आ रहे थे और लेखक दौड़े चले जा रहे थे। दोनों आपस में टकरा गए
और भाई साहब ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और गुस्से में उसी समय लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोले कि तुम्हें इस तरह कनकोए के लिए इन बाजारू लड़कों के साथ भागना क्या शोभा देता है। और भी कितनी ही बातें उन्होंने गुस्से में लेखक को सुना दिया, किंतु उनकी बातों में दांत में कोरा गुस्सा ही नहीं था, बल्कि उन्होंने लेखक को दुनियादारी की भी कितनी ही बातें बता दी, सारी सच्ची एवं समझदारी की बातें, जिसके आगे लेखक नतमस्तक हो गए। साथ ही भाई साहब के प्रति उनके मन में और भी अधिक सम्मान की भावना आ गई। यानी बच्चों, जब बड़े भाई ने उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों के प्रति, अनुभव के प्रति सचेत करवाया, तो लेखक का हृदय आत्मविभोर हो गया। यानी उनकी आंखें खुल गई और उन्हें भी अपनी गलती का, अपनी लापरवाही का एहसास हो गया। और बच्चों, यहाँ कहानी के अंत में भाई साहब के चरित्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष भी लेखक ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उजागर किया है कि भाई साहब अपने छोटे भाई को गले लगाते हुए कहते हैं कि कनकोए यानी पतंग उड़ाने का शौक किसे नहीं होता है। जब उन्होंने देखा कि छोटे भाई के आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं, तो बड़े भाई का भी दिल भर गया और उन्होंने छोटे भाई को आज अपने मन की, अपने दिल की असलियत खोल कर रख दी। उन्होंने छोटे भाई को कहा कि पतंग उड़ाना किसे पसंद नहीं है और किसी भी बच्चे को पतंग उड़ाना बहुत ही भाता है। मेरा मन भी ललचाता है कनकोए उड़ाने को, किंतु मैं अपने कर्तव्य के आगे विवश हूँ। अगर मैं खुद बेराह रहूँगा तो तुम्हें कैसे राह पर लाऊंगा। तुम्हें सही राह दिखाना मेरा कर्तव्य है। बच्चों, यहाँ लेखक ने बड़े ही अच्छी बातों को दर्शाया है कि किस प्रकार से बड़े भाई को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और अपने कर्तव्यवश आकर, यानी अपने कर्तव्य के कारण वे अपने बाल मन को, अपने बचपन को कहीं परे धकेले हुए हैं, अपने कर्तव्य के पीछे छुपाए हुए हैं। तभी बच्चे संयोगवश एक कटा हुआ कनकोआ उनके ऊपर से गुजरा और बड़े भाई तो थोड़े लंबे थे, उन्होंने झट से हाथ से पकड़कर पतंग की डोर पकड़ ली और उसे लेकर बेतहाशा, यानी बड़े ही तीव्र गति से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े और उनके पीछे पीछे लेखक भी दौड़ गए। तो बच्चों, कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आप लोगों ने देखा कि कहानी के अंत में लेखक ने कितने अच्छे सामाजिक परिस्थिति को, कितने अच्छे हमारे जो सामाजिक ढांचा है कि बड़े भाई का यह कर्तव्य होता है छोटे भाई को राह दिखाना, और छोटे भाई का भी कर्तव्य होता है बड़े भाई की आज्ञा मानना और अपना अपराध बोध को जानकर बड़े भाई के सामने अपनी गलती को स्वीकारने का, इस बात को कितने ही अच्छे तरीके से दिखाया है। और साथ ही बच्चों, इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से लेखक प्रेमचंद जी ने इस बात को कितनी अच्छी प्रकार से, प्रभावशाली तरीके से हमें बताया है कि हमें पढ़ाई को रटंत विद्या मानकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि पढ़ाई को सामाजिक सापेक्ष में जो हमें उपयोगी लगता है उस प्रकार से पढ़ना चाहिए। और साथ ही पढ़ाई को मनोरंजन पूर्ण तरीके से, पूरे उत्साह से पढ़ना चाहिए, ना कि एक बोझ समझकर पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, यह थी हमारी आज की कहानी बड़े भाई साहब। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को बहुत ही मनोरंजनपूर्ण और ज्ञानपूर्ण भी लगी होगी। तो अब अगली कक्षा में हम इस कहानी का अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।